नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर को समझने जा रहे हैं। बात हो रही है 1940 से 1945 के उस समय की, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ था हताश और युद्ध में फंसा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य, और दूसरी तरफ था पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एकदम अडिग भारतीय संकल्प। सच कहें तो ये कोई साधारण राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इंटेंस जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल था जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का ये मशहूर कथन उस दौर के माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। उन्होंने ब्रिटिश वादों को एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये लाइन अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि कैसे भारतीय नेताओं का ब्रिटिश साम्राज्य के खोखले वादों पर से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था। साम्राज्य खुद गहरे संकट में था, तो जाहिर है उनके वादों की भी कोई खास कीमत बची नहीं थी। हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, द वर्ल्ड वॉर II डिलेमा। दूसरा, द ऑगस्ट ऑफर। तीसरा, द क्रिप्स मिशन। चौथा, क्विट इंडिया मूवमेंट। पांचवां, पॉलिटिकल डेडलॉक एंड फॉर्मूलाज। और छठा, वे विल प्लान एंड शिमला। इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक फेल होती वार्ताओं ने एक विशाल जन आंदोलन की नींव रखी। खंड 1, द वर्ल्ड वॉर II डिलेमा। आइए समझते हैं कि आखिर किस घटना ने इस पूरी कहानी को ट्रिगर किया। जरा सोचिए, 3 सितंबर 1939 का दिन है और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो एक तरफा फैसला लेते हुए ऐलान कर देते हैं कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी भी भारतीय नेता से इसके लिए सलाह तक नहीं ली गई। ये सीधे तौर पर भारतीयों के अधिकारों को कुचलना था। इसके विरोध में गुस्साए कांग्रेस के प्रांतीय नेताओं ने अपनी अपनी सरकारों से इस्तीफे दे दिए। और इसी बीच 1940-1941 आते आते हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। जापान बड़ी तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करते हुए ठीक भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। अंग्रेज भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाह रहे थे। इसका मतलब था कि देश के अंदरूनी फैसले भले ही भारतीय लें, लेकिन सर्वोच्च मुखिया ब्रिटिश सम्राट ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ 1929 के बाद से ही भारतीय नेता पूर्ण स्वराज्य यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग पर अड़े हुए थे। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। यहीं से पूरा टकराव शुरू होता है। खंड 2, द अगस्त ऑफर। ये वैचारिक टकराव हमें उस मोड़ पर लाता है जहां ब्रिटेन ने दबाव में आकर भारतीयों का सहयोग पाने का अपना पहला बड़ा प्रयास किया। 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार लेकर आई अगस्त प्रस्ताव। इसकी शर्तों में कहा गया कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कैच क्या था? युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा। अंग्रेज तुरंत आज़ादी देने के बजाय सिर्फ भविष्य के वादों से भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रस्ताव दोनों ही प्रमुख पार्टियों को बिल्कुल रास नहीं आया, लेकिन दोनों के कारण एकदम अलग थे। मुस्लिम लीग ने इसे सीधे खारिज कर दिया क्योंकि इसमें उनके लिए एक स्वतंत्र पाकिस्तान की कोई पक्की गारंटी नहीं थी, और कांग्रेस ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें घुमा फिराकर वही डोमिनियन स्टेटस की बात थी जिसे वो पहले ही नकार चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कोट देखिए। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को दरवाजे पर लगी जंग लगी कील के समान बताया। ये साफ दिखाता है कि 1940s तक आते आते ये विचार भारतीय नेताओं के लिए कितना पुराना, बेमानी और अपमानजनक हो चुका था। खंड 3, द क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद देखते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने एक नए प्रपोजल की नींव रखी। बात है मार्च 1942 की। स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया।
असल में अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मित्र राष्ट्र विंस्टन चर्चिल पर काफ़ी दबाव बना रहे थे। क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ बनाने की बात कही, लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक शर्त छिपी थी। प्रांतों और देशी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वे चाहें तो संघ में शामिल हों या अपना अलग संविधान बना लें। ये एक तरह से देश के टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट था। पट्टाभी सीतारमैया ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण कहा। मतलब पैकेजिंग नई थी, लेकिन अंदर का सामान वही पुराना और रिजेक्टेड था। यही वजह है कि अप्रैल 1942 में ही ये मिशन पूरी तरह फेल होकर खाली हाथ वापस लौट गया। खंड 4 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन के फेल होने से जो निराशा फैली, उसी ने उस ऐतिहासिक ज्वाला को भड़काया जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। 1942 की गर्मियों में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 14 जुलाई को वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ। 8 अगस्त को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया, और अगले ही दिन 9 अगस्त की सुबह तक अंग्रेजों ने सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरा देश बिना किसी नेता के खुद ब खुद सड़कों पर उतर आया। ये एक अभूतपूर्व जनविद्रोह था। अब गांधी जी की स्ट्रैटेजी इस बार एकदम अलग थी। उन्होंने पुराने आंदोलनों से सीख लेते हुए साफ निर्देश दिए थे। सरकारी अधिकारियों से कहा गया कि नौकरी मत छोड़ो, लेकिन वहीं रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करो। सैनिकों को निर्देश था कि सेना में रहो, लेकिन अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दो। और किसानों से कहा गया कि खेती करते रहो, बस लगान देना बंद कर दो। टारगेट बहुत क्लियर था, प्रशासन को बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ब्लॉक करना है। इस विद्रोह का स्केल देखिए, ये सच में अकल्पनीय था। बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाईबी छव्वान और तमलुक जैसी जगहों पर तो आम लोगों ने ब्रिटिश राज को ही उखाड़ फेंका और अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकारें बना लीं। अंग्रेज एक तरफ विश्व युद्ध में उलझे थे और दूसरी तरफ भारत उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। यहाँ एक और बात निष्पक्ष रूप से गौर करने वाली है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को सभी राजनीतिक धड़ों का समर्थन नहीं मिला था। आम जनता और कांग्रेस तो सड़कों पर थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसके विरोध में थी, क्योंकि उस समय रूस ब्रिटेन का सहयोगी था। इसके अलावा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी अपनी अपनी अलग रणनीतिक वजहों से इस मूवमेंट का समर्थन नहीं किया था। खंड 5 पॉलिटिकल डेडलॉक एंड फॉर्मूलाज। जब देश के सभी शीर्ष नेता जेल में बंद थे, तब इस गहरे राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ बेहद अहम प्रयास किए गए। जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचारी एक सुलह का फॉर्मूला लेकर आए। मकसद बड़ा साफ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराना। इसमें तय किया गया कि पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाकों की पहचान की जाए और वहां लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग हो, ताकि वहां की जनता खुद अपने भविष्य का फैसला कर सके। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये वोटिंग वाली शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा ही एक और अटेम्प्ट था देसाई लियाकत पैक्ट। इसमें भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार में 50% हिंदू और 50% मुस्लिम प्रतिनिधि हों। लेकिन अफसोस, ये कोशिश भी सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई और इससे कभी व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया। खंड 6 वेविल प्लान एंड शिमला। समय बीत रहा था, 1945 आ चुका था, विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और ब्रिटेन में चुनाव सिर पर थे। ऐसे में अंग्रेजों ने एक आखिरी बड़ा दांव खेला। 14 जून 1945 को वाइसराय लॉर्ड वेविल ने एक योजना पेश की। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली जैसे नेता भारत की आज़ादी को चुनावी मुद्दा बना रहे थे, इसलिए वेविल को बड़ी रियायतें देनी पड़ी। इसमें तय हुआ कि वाइसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधित्व बराबर होगा, राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा
और इस सब पर चर्चा के लिए शिमला में एक बड़ा सम्मेलन होगा। लेकिन ये शिमला सम्मेलन भी एक भयंकर गतिरोध पर आकर अटक गया। सारा विवाद सदस्यों के चुनाव पर था। मुस्लिम लीग अपनी इस मांग पर अड़ गई कि काउंसिल में सभी मुस्लिम सदस्यों को नॉमिनेट करने का हक सिर्फ उनका होगा। उधर कांग्रेस ने इसे तुरंत नामंजूर कर दिया। उनका तर्क था कि सदस्यों का चयन समावेशी होना चाहिए और किसी एक पार्टी को एकाधिकार नहीं दिया जा सकता। और बस बात यहीं पर पूरी तरह बिगड़ गई। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 1940 से 1945 तक अंग्रेज़ों का लाया हुआ हर एक प्रस्ताव फेल ही हुआ, हर बार डेडलॉक ही बना, तो फिर इन 5 सालों के शतरंज के खेल ने भारत में ब्रिटिश राज का अंत कैसे तय कर दिया? जरा सोचिए इस बारे में। दरअसल ये लगातार चलने वाला गतिरोध, टूटता हुआ भरोसा और भारत छोड़ो जैसा विशाल जन आंदोलन ही वो हथौड़ा था जिसने ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इन्हीं विफलताओं ने ही पूर्ण स्वतंत्रता के लिए फाइनल और सबसे मजबूत स्टेज तैयार किया था। इस जटिल और थ्रिलिंग इतिहास को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।